नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले, ठीक पहले, अगर प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने कोई सबसे बड़ी गलती करी, तो वो गलती थी केजरीवाल को जेल भेजना। केवल दिल्ली की जनता नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, हर जगह से एक लाइन सुनाई पड़ रही है कि अब ये ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा अति कर रहे हैं, ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। सहानुभूति बैठे-बिठाए केजरीवाल के पक्ष में सिर्फ दिल्ली में पैदा नहीं हुई है, वो देश के अलग-अलग कोने में पैदा हुई है। लोग कह रहे हैं ये कौन-सा चुनाव है? आप किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को बिना किसी रुपए की बरामदगी के जेल भेज दे रहे हो, संजय सिंह को जेल भेज दे रहे हो, मनीष सिसोदिया को जेल भेज दे रहे हो, कांग्रेस के सारे खाते सीज कर दे रहे हो। इतने पुराने सालों पुराने केस में अब इनकम टैक्स नोटिस दे रहा है, ईडी लगातार छापे मार रहा है। इसका मतलब कि चुनाव से पहले ही हाथ पीछे बांध दिए गए और कहा अब मैच खेलो, अब बॉलिंग करो। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा नहीं था कि सहानुभूति की लहर यहां तक आ जाएगी। संजय सिंह की जमानत हो गई, तो संजय सिंह एक ऐसे शेर हैं जिसको रोका नहीं जा सकता। पार्लियामेंट के अंदर वो पहले और इकलौते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जिसने प्रधानमंत्री के मुंह पर नारेबाजी करी और बहुत बहुत कुछ कहा जिसको शब्दों में भी नहीं बताया जा सकता था। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री का अपमान हुआ, सदन में उनके मुंह पर हुआ। और क्या संजय सिंह उन लोगों में से है जो 6 महीने की जेल से डर जाएंगे? जितना मैं संजय सिंह को जानता हूं, संजय सिंह ऐसे नहीं, पलट कर जवाब देंगे और बहुत तीखा जवाब देंगे, और जाहिर है ये भाजपा को बहुत परेशानी में ला देगा। केजरीवाल का मसला शांत नहीं हुआ कि राजस्थान में भी बगावत के सुर उठ रहे हैं। वसुंधरा राजे की टीम क्या गुल खिला रही है, ये सोच सोच के साहब परेशान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय बेकाबू हुए जा रहे हैं, ठाकुर नाराज है पार्टी से। देश में जो माहौल बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट को लेकर जो नोटिस दिया, वो एक के बाद एक घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो बीजेपी के खराब गधे की तरफ इशारा कर रहे हैं। आज इन सारी बातों की चर्चा करेंगे प्रोफेसर अभय दुबे के साथ, जाने माने पत्रकार जिनको आप देश के बड़े बड़े टीवी चैनलों में देखते हैं। शानदार किताब लिखी है, बहुत अच्छी टिप्पणी करते हैं। चलते हैं सीधे अभय दुबे जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय जी आपका। कमाल हो गया, मतलब आज जो संजय सिंह की जमानत पे जो ईडी ने कहा कि साहब हमें कोई विरोधी नहीं है, मतलब जमानत का विरोधी नहीं किया संजय सिंह, आराम से जमानत मिल गई। लेकिन बड़ा सवाल ये कि सांसद हैं वो, सांसद ना भी होते, एक आम आदमी भी होता, तो आपको 6 महीने तक बिना सबूत के आप किसी को भी जेल में रख देंगे? उसके मौलिक अधिकार कुछ नहीं है? और क्या देश की सबसे बड़ी एजेंसी ईडी, क्या उसकी छीछा लेदर होने को कोई कसर कम बाकी है? क्या चाहती है सरकार की लोग सड़कों पे ईडी के नाम का विरोध शुरू कर दें, जो बंगाल में वो करने लगे? ये खतरनाक संकेत नहीं है? आप ईडी को इस तरह इस्तेमाल कर रहे हो। आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उसमें क्या लगता है आपको, क्या संदेश आएंगे? चाहता हूँ। और वो सवाल ये है कि संजय सिंह को गिरफ्तार क्यों किया गया और क्यों छोड़ा गया संजय सिंह को? मेरा मानना है कि जब गिरफ्तार किया गया तब भी संजय सिंह के खिलाफ इनके पास कोई सबूत नहीं था, और जब छोड़ा गया तब भी संजय सिंह के खिलाफ इनके पास कोई सबूत नहीं था। इतने दिनों तक संजय सिंह को जेल में क्यों रखा गया? पहले ईडी की हिरासत में रखा गया, फिर जुडिशियल कस्टडी में इतने दिनों से क्यों रखा गया? आखिरकार वो कौन सी शक्ति है जो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मजबूर कर रही है कि वो संजय सिंह को पकड़ें और उनको जेल में डाल दें? यहां तक कि संजय सिंह का दोबारा जो राज्यसभा में चुनाव हुआ वो तब हुआ जब वो जेल में थे। उन्होंने जेल से आके नामांकन भरा, उन्होंने जेल से आके शपथ ली अपनी राज्यसभा की। आप सोचिए, ये सारी की सारी घटनाएं हुई और आज पता चला कि ईडी ने संजय सिंह की जमानत को का विरोध नहीं किया कोर्ट में और उनको छोड़ दिया गया। देखिए, कानूनी मुद्दा कोई भी हो, इसका हम उसके लिए कानून का बहुत बड़ा जानकार होने की जरूरत नहीं है। इसका सीधे सीधा मतलब है, ईडी के पास ऐसा कोई भी तथ्य, ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जिससे वो अदालत को समझा सकती कि भाई इनको आप जमानत नहीं दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील हैं मनन साहब, टीवी चैनलों पर आते हैं। अभी पिछले दिनों मैं उनको सुन रहा था, मैं खुद भी था उस कार्यक्रम के अंदर। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जितने भी केस लगाए गए हैं दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले में, उसमें संजय सिंह का केस सबसे कमजोर है। उन्हें पहली हियरिंग में ही जमानत मिल जानी चाहिए थी।
तो उन्हें पहली हियरिंग में जमानत क्यों नहीं, एक बहुत बड़े वकील का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो कोई कानूनी व्यक्ति हूं नहीं, और कानून के मामले में मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है, मैं तो उस पर टिप्पणी करने से भी बचता हूं। ऐसा क्यों कह रहे थे वो? इसका सीधा मतलब यह है कि संजय सिंह को सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बदला निकालने के लिए गिरफ्तार किया था। मतलब मेरा अपना एनालिसिस ये है कि अपना बदला, उन्होंने उस दिन प्रधानमंत्री ने अपने आप को बहुत बेइज्जत महसूस किया, जबकि राज्यसभा में संजय सिंह ने बहुत जम के उनके खिलाफ नारेबाजी की, उनको भाषण नहीं देने दिया, और वो अदानी वाली मलाई किसने खाई वगैरह ये सब नारे उन्होंने उनके मुंह पर निर्भयता पूर्वक लगाए। उसी के बाद में प्रधानमंत्री के नजदीक लोगों ने, जो कि राज्यसभा के हैं, उन्होंने संजय सिंह से कहा था कि साहब तुमसे बहुत नाराज हो गए हैं और वो कोई ना कोई बदला तुमसे जरूर लेंगे। ये उसी बदले का परिणाम है कि पहले संजय सिंह का नाम ईडी ने डाला, बाद में संजय सिंह ने उनको जब मानहानि का नोटिस दिया, ये भी काम हो चुका है, मानहानि नोटिस दिया तो ईडी ने उस पर खेद व्यक्त कर दिया, लेकिन उसके बाद से फिर दोबारा अदबदा कर ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, घर पे गए, पूरे दिन बैठे रहे, कुछ नहीं मिला, इसके बावजूद संजय सिंह को गिरफ्तार किया और इतने दिनों तक जबरदस्ती बेवजह उनको जेल में डाले रखा गया। जब साहब का मन शांत हो गया होगा, हमने ठीक बदला ले लिया, इतने दिनों तक मेरे साथ बदतमीजी दी थी और मेरा बदला ले लिया और नहीं ठीक है आप छोड़ दो उसको। तो ये चल रहा है इस वक्त इस देश में। आप इससे अंदाज लगाइए कि इस देश में क्या हो रहा है। यही कारण है कि आम जनता, जो आम वोटर है, इस वक्त जो दिल्ली में पूरा हमारे लोकतंत्र का जो नाटक खेला जा रहा है, इस लोकतंत्र के नाटक को जो आम वोटर है वो डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की ऐसी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों का ध्यान इस तरफ गया, जर्मनी की तरफ से टिप्पणी आई, संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से टिप्पणी आई और संयुक्त राष्ट्र की तरफ से टिप्पणी आई। भारतीय विदेश मंत्रालय सक्रिय हुआ, उसके बाद में हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, जो भाजपा के एक नेता की तरह ही पूरा आचरण करते हैं, वो इसके ऊपर सक्रिय हो गए और कुल मिलाकर अब गेम पूरी तरीके से वोटर्स के पाले में है, मतदाताओं के पाले में है कि वो समझें और ये देखें कि दरअसल भारत सरकार ईडी को और इनकम टैक्स को, अब देखिए इनकम टैक्स वाला मामला, कांग्रेस को जो नोटिस दिया गया था, उसके बाद अब इनकम टैक्स ने कहा है कि भाई हम चुनाव तक कोई भी दबाव मूलक या कोई भी कार्रवाई कांग्रेस के खिलाफ नहीं करेंगे। तो आपने नोटिस क्यों दिया ये? अगर कार्रवाई नहीं होती और आम आदमी पार्टी की रैली थी, उसमें वो 5 मांगे नहीं रखी जाती और लेवल प्लेइंग फील्ड की मांग नहीं की जाती, और लेवल प्लेइंग फील्ड की मांग की गई, चुनाव आयोग बेचैन हो गया। फिर चुनाव आयोग ने अपनी एक मीटिंग की जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई, केवल सूत्रों से खबर आई। चुनाव आयोग में 2-3 लगातार मीटिंगें हुई गई। अब हमारे ऊपर इल्जाम आ रहा है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड विपक्षी दलों को नहीं दे पा रहे हैं, इससे हमारी बदनामी होगी। जब ये सब हो गया, उसके बाद फिर इनकम टैक्स ने कहा कि भाई हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे इस पर। तो आप देखिए ना, जैसे ही एकता होती है, एकतापूर्ण राजनीतिक कार्रवाई होती है, वैसे ही ये तमाम एजेंसियां जो हैं वो बचाव में चली जाती हैं। ईडी द्वारा संजय सिंह को छोड़ना, उनकी जमानत का विरोध न करना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा यह कहना है कि हम चुनाव तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे कांग्रेस को परेशानी हो, चुनाव आयोग को अपने अंदर खाने मीटिंगें करना और इस बात और ये अंदाजा लगाना कि कितना उसकी साख को नुकसान हो रहा है। ये उस रैली का परिणाम है जो कि रामलीला मैदान में हुई थी। एक रैली के आप ये 3 तरह के असरात देख सकते हैं। चुनाव से पहले ये सब करना, चुनाव से पहले अचानक ये सब हो जाना, संजय सिंह की जमानत मिलना, संजय सिंह के तेवर आपको क्या लगता है शांत हो जाएंगे? 6 महीने जेल में रहने के भाई संजय देखिए, वो हमारे पुराने मित्र हैं और समाजवादी पृष्ठभूमि से आए हैं। संजय सिंह को रोकना और शांत करना नामुमकिन है। वो उन पूरे आंदोलनकारी मिजाज के व्यक्ति हैं। आप संजय सिंह को जिस रूप में अब आप दहाड़ते हुए देखेंगे, जिस रूप में आप भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हुए देखेंगे, अब वो और भी ज्यादा उत्साह के साथ में, और भी ज्यादा तथ्यों से लैस होकर, और भी ज्यादा आक्रामक मुद्रा में नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेंगे। अब आप ये दृश्य जल्दी ही देखने को आपको मिलेगा। अभय जी, मेरी रिपोर्टर है दिल्ली में शाहीन, उसने कुछ टेम्पो वालों से, कुछ गरीब लोगों से बात हुई की है उसने, और वो लोग जिस तरह से सिंपैथी व्यक्त कर रहे थे
कि ये तो बड़ा खराब हो रहा है केजरीवाल के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल मैं भी था दिल्ली में, मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई। जिस तरह की बातें वहां पे हो रही हैं, मुझे तो लग रहा है 7 सीटों पर सीधा सीधा संघर्ष में आ गई आम आदमी पार्टी। जो एक तरफा सीट लग रही थी बीजेपी की 7 सीटों में, मुझे लग रहा है दिल्ली में कहीं अजूबा ना हो जाए, उल्टा ना हो जाए। आपको देखिए, क्या लग रहा एक तरफा चुनाव अतीत की बात हो चुकी है। पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी की कोई हैसियत है नहीं आम आदमी पार्टी को चुनौती देने की, कांग्रेस को चुनौती देने की भी उनकी हैसियत नहीं है। दिल्ली में ये जो गठजोड़ है, इस गठजोड़ से भाजपा चौंकी थी और भाजपा के चौंकने और विचलित होने का ही परिणाम था कि उन्होंने मनोज तिवारी की सीट को छोड़कर बाकी सभी टिकट बदल दिए। अब आप सोचिए, अगर हंसराज हंस इतना खराब होते तो उनको पंजाब से टिकट क्यों दिया जाता? भाई, है? सही भारतीय बात। जनता पार्टी ने हंसराज हंस को दिल्ली से उनका टिकट काटा और पंजाब से टिकट दे दिया। आप इससे अंदाज लगाइए कि भाजपा ठीक। की टिकट देने की रणनीति कितनी बेतरतीब है। बिल्कुल सही बात है। यानी भाजपा की टिकट देने की रणनीति में कोई पैटर्न नहीं आप देख सकते। जबकि शुरू में गोदी मीडिया द्वारा इस तरह का प्रचार किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने सर्वे कराए हैं, इतने बार 3-3 बार स्क्रीनिंग कराई है, ये किया है, वो किया है, एक एक सीट के ऊपर 4-4 चेहरों के ऊपर विचार किया। ये पूरी तरह से एक समा माना गया था कि भारतीय जनता पार्टी के पास न जाने कितने ऊंचे स्तर की और कितनी ज्यादा रणनीतिक कुशलता है और उसका इस्तेमाल करके वो टिकट बांट रही है। लेकिन जब टिकट बंटने शुरू हुए तब पता चला कि इस पार्टी के पास दरअसल ऐसा कोई स्ट्रेटेजिक एक्यूमेंट नहीं है जिसके लिए उसकी काफी तारीफ की जाती है। मैं भी उसके लिए इसकी तारीफ करता रहा हूं, लेकिन अभी जिस तरीके से टिकट बांटे गए हैं उसमें तो वो कुशलता बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती। अब दिल्ली के अंदर वो पुरानी बात हो गई। 2019 के आंकड़ों के आधार पर जो कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव एक तरफा है, अब चुनाव एक तरफा नहीं है, लड़ाई जमकर होगी। और बिल्कुल स्पष्ट रूप से सर्वेक्षण भी यही कहते हैं, मैं भी यही कहता हूं, आप भी यही कहते हैं और आम जनता भी यही बोल रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ पूरी तरीके से लड़ाई में आ गया है। तो भारतीय जनता पार्टी एक एक इंच के लिए संघर्ष यहां करना पड़ेगा। ये अच्छा, आप मुझे ईमानदारी से बताइए, अगर ये केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं होती, बाकी नेताओं की गिरफ्तारी नहीं होती, तो क्या ये सीन रहता या तब बीजेपी आगे रहती? मेरा मानना यह है कि अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं होती और एक सामान्य तरीके से चुनाव लड़ने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती, तो ये जो हमदर्दी की लहर आई है, ये लहर नहीं होती। आम आदमी पार्टी को उसका वोटर जरूर फिर भी वोट देता, अल्पसंख्यक वोट फिर भी इस गठजोड़ के पक्ष में ध्रुवीकृत होता, कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोटर है वो भी निकल के आता है, उनको वोट देता, लड़ाई होती। लेकिन ये इसका जो हमदर्दी वाला पहलू पैदा हो गया है, जिसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, इसकी मात्रा का आप पता नहीं लगा सकते, उसकी वजह से कितना वोटर जो है इधर जाएगा। मैं तो ये मानता हूं कि वो वोटर लोकसभा के चुनाव में जो बीजेपी को मिलता था, जो मध्यवर्गीय और उच्च मध्यवर्गीय वोटर है, जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलता था, वैसे आम आदमी पार्टी की तरफ भी जाता था विधानसभा चुनाव में, उस वोटर में से भी 8-10% वोटर छिटक कर गठजोड़ के पक्ष में आ सकता है। तो क्या ये जो साहब हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी है, इतनी बड़ी सोशल मीडिया टीम है, क्या ये आकलन नहीं कर पाई कि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार करोगे तो केजरीवाल राजनीति करने में, मैं कहूँगा नाटक करने में इनसे 4 कदम आगे हैं। उन्हें हर चीज पे मानना देखिए, आता है। नरेंद्र मोदी में बहुत सी खूबियां हैं। अगर खूबियां नहीं होती तो वो 10 साल तक प्रधानमंत्री नहीं रह सकते थे। वो गुजरात स्तर के नेता थे, लेकिन अब वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में कभी भी कोई क्षेत्रीय नेता आला कमान में आकर, आला कमान के जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते थे, उन खिलाड़ियों को चुनौती देकर और उनको पीछे धकेल कर नेता नहीं बन पाया है। ये भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गुजरात का एक नेता आया और उसने यहाँ के केंद्रीय राजनीति करने वाले लोकसभा और राज्यसभा के जो दावेदार थे, उन दावेदारों को धकेल के कोने में कर दिया। केवल एक ही व्यक्ति था जो उस नेता के साथ खड़ा हुआ था, वो थे अरुण जेटली। अरुण जेटली ने ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उस पूरे दौरान मदद की थी। वो उन दोनों के पुराने संबंध थे और उस वक्त जब अमित शाह तड़ीपार हुआ करते थे, उस वक्त अरुण जेटली ने ही उन्हें दिल्ली में पैर टिकाने के लिए शरण दी थी। इसलिए हमेशा हर स्थिति में अरुण जेटली अमृतसर से चुनाव हार गए, उसके बावजूद भी उनको वित्त मंत्री बनाया गया। उसके बाद तबीयत उनकी खराब हुई, फिर वो लौट के आए, फिर उनको वित्त मंत्री रखा गया। तो वो नरेंद्र मोदी उनके प्रति कृतज्ञता भी महसूस करते थे। तो उन अरुण जेटली को छोड़कर कोई भी केंद्रीय स्तर का नेता नरेंद्र मोदी के साथ नहीं था। जिन सुषमा स्वराज को नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री बनाया, उन सुषमा स्वराज ने
भाजपा आला कमान की मीटिंग में चिल्लाकर कहा था कि इस आदमी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मत बनाओ, लिखो लिखो कि गलती हो रही है, मैं दस्तखत करूंगी उसके नीचे। उन्होंने दस्तखत किया था ये लिखवा कर, बहुत मशहूर है। आप भाजपा किसी अंदरूनी सुषमा स्वराज ने कहा था लिखो कि ये गलत बात है, ये ठीक नहीं है, ये नुकसानदेह होगा, साहब लोग पछताएंगे, मैं दस्तखत करूंगी इसके नीचे। मतलब इतना विरोध किया था सुषमा स्वराज ने। सब लोगों ने बात नरेंद्र मोदी का विरोध किया था, जो केंद्रीय आला कमान के लोग हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फिर भी इन लोगों के ऊपर जीत हासिल की। इन लोगों के रहते हुए पूरी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कैप्चर कर लिया, सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा। तो कुछ ना कुछ तो खूबियां रही होंगी नरेंद्र मोदी में, निश्चित रूप से उनके पास एक रणनीति रही होगी, उनके पास एक विजन रहा होगा। लंबे अरसे तक उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए प्लानिंग भी की, उन्होंने वो प्लानिंग उनकी कामयाब हुई, इसका श्रेय उनको दिया जाना चाहिए। लेकिन उनके अंदर एक कुछ समस्या भी है जो सामने आती है, वो बदला लेने की बहुत जबरदस्त उनके अंदर इच्छा रहती है। जो उनका विरोध करता है, जिससे वो चिढ़ जाते हैं अगर, तो उससे वो बदला लेने की कोशिश करते हैं। वो आम आदमी पार्टी को इसलिए तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं कि उन्हें आम आदमी पार्टी से विशेष रूप से निजी खुंदक है। उन्हें अरविंद केजरीवाल से निजी खुंदक है, उन्हें मनीष सिसोदिया से निजी खुंदक है, उन्हें संजय सिंह से निजी खुंदक है। उस निजी खुंदक को निकालने के चक्कर में वो अपना राजनीतिक नुकसान तक करा लेने के लिए तैयार है। नुकसान तो मेरे ख्याल से हो ही गया, इससे ज्यादा नुकसान और क्या होगा कि आपने नुकसान तो हो रहा है, पार्टी को नुकसान जान तो डाल दी। नुकसान तो हो रहा है। आम आदमी पार्टी की जो मुहिम है उसमें ये जो हमदर्दी की लहर आई है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, ये लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। विधानसभा में तो खैर उनके जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। विधानसभा में तो आम आदमी पार्टी फिर से ठप्पे के साथ जीतेगी और सरकार बनाएगी। पता नहीं भाजपा की कितनी सीटें रह जाएंगी उसके अंदर, अभी 7 सीटें हैं, पहले 3 से 7 हुई थी, अब 7 में कितनी कम होंगी नहीं कह सकते। लेकिन लोकसभा चुनाव में भी अब टक्कर जोरदार होगी। एक बार बताइए मुझे अभय जी, ये जो सहानुभूति है, जो सिंपैथी है, जो उनके प्रति प्यार है, ये क्या केवल दिल्ली तक सीमित है? ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार में नहीं है, महाराष्ट्र में देखिए, नहीं है? इसका प्रभाव सारे देश में पड़ रहा है। मेरा कहना है प्रभाव सारे देश में पड़ रहा है, लेकिन मंच इसका दिल्ली में है। दिल्ली का वोटर जो है वो इस पूरे मसले से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो के प्रभाव क्षेत्र का जो मर्म है, वो मर्म तो दिल्ली में है ना। तो दिल्ली के वोटर को सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। लेकिन चर्चा इस बात को लेकर सारे देश में है कि भाई ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, ये कहीं ज्यादा हो रहा है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये तथाकथित लड़ाई जो है, दरअसल ये विपक्ष के नेताओं, मतलब दिल्ली के बाहर के लोगों से एक बेहतर संदर्भ में इसके बारे में सोचते हैं कि पूरे विपक्ष के लोग, पूरी विपक्ष के साथ केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी नाइंसाफी कर रहे हैं, उनको सता रहे हैं, उसको बर्बाद कर देना चाहते हैं, विपक्ष मुक्त लोकतंत्र बनाना चाहते हैं। इस प्रकार की भावना है। लेकिन दिल्ली की भावना अलग तरह की है, क्योंकि केजरीवाल सीधे सीधे दिल्ली की जनता, अपने आप को दिल्ली की जनता का बेटा कहते हैं केजरीवाल। ये गणित चुनाव से पहले अगर कभी उल्टा पड़ता है तो इसके कितने नुकसान होते हैं? लोकसभा चुनाव में इसके कितने नुकसान होंगे बीजेपी को, और कैसे रिपेयर भाई करेगी? देखिए, मैं तो कहता हूं कि दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी 2 या 3 सीट भी अगर हार गई तो उसकी बहुत साख पे बट्टा लगेगा। दिल्ली का महत्व बहुत है। उत्तर प्रदेश में आप 20 सीटें जीत जाएं और दिल्ली में 3 सीटें हार जाएं, दोनों बराबर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, बाकी राज्यों की बात करें, मुझसे राजस्थान के 2-3 बड़े प्रभावशाली लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की हालत राजस्थान में बहुत खराब है। कांग्रेस आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर बहुत जमकर फाइट में है। राजस्थान से क्या फीडबैक है अभय जी आपके पास? देखिए, जो सर्वेक्षण कहते हैं, सर्वेक्षण यही कहते हैं कि भाई सारी सीटें दोबारा ही जीत जाएंगे, जितनी भी, इसको मैं सर्वेवाणी कहता हूँ, जैसे भविष्यवाणी होती है तो ये सर्वेवाणी है। तो सर्वेवाणी जो है इसके अंदर कई लोगों की आवाज होती है, कई देवताओं की आवाज होती है इस सर्वेवाणी में। तो सर्वेवाणी के हिसाब से तो राजस्थान में इस बार भी लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी 100% परिणाम निकालने के लिए जा रही है। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ और भी तथ्य हैं, उन पर हमें गौर करना चाहिए। एक तो यह है कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत बहुत जम के मेहनत कर रहे हैं, और विधानसभा चुनाव में कोई खराब परिणाम नहीं निकाला था। चुनाव जरूर हार गए थे, लेकिन खराब परिणाम नहीं निकाला था। इससे पहले जब भी कांग्रेस चुनाव हारी है, तब तक कभी एक बार तो 30 सीटें रह गई थी, मतलब बहुत कांग्रेस की बुरी हालत होती थी। भाजपा जीतती, राजस्थान का विधानसभा
चुनाव का इतिहास ये है कि भाजपा जीतती थी तो बहुत जम के जीतती थी, और कांग्रेस जब हारती थी तो बहुत बुरी तरह हारती थी, और कांग्रेस जीतती थी तो मार्जिनल जीतती थी, यानी भाजपा की कभी बुरी हार नहीं होती थी। लेकिन इस बार वो कांग्रेस हार जरूर गई, लेकिन उसने बहुत अच्छा परिणाम निकाला। यहाँ तक कि ऐसा समझा जाता है कि अगर कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी से गठजोड़ कर लिया होता, अगर उन्होंने जो आदिवासियों की पार्टी उससे गठजोड़ कर लिया होता, बहुजन समाज पार्टी से गठजोड़ कर लिया होता, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको कुछ सीटें देकर तालमेल कर लिया होता, तो आज अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री होते, भजनलाल शर्मा ना होते। तो अब कांग्रेस उस गलती को दूर करने की कोशिश कर रही है जो उसने विधानसभा चुनाव में की थी। अभी तक हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ कांग्रेस का गठजोड़ हो चुका है, एक और पार्टी है उसके साथ भी कांग्रेस का गठजोड़ हो गया है। केवल मुझे अभी तक सूचना नहीं है कि आदिवासी पार्टी से हुआ कि आदिवासी पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण है, पता नहीं गठजोड़ हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन दो पार्टियों से तो तालमेल कर लिया गया है। और खुद अशोक गहलोत भी बहुत जम के मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने कई निर्वाचन क्षेत्रों में बिल्कुल अपने हाथ में प्रचार की बागडोर ले रखी। अभी अभी सचिन पायलट के साथ में एक चर्चा मैं शामिल था, और उसमें भी सचिन पायलट ने इस बात को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि ये आप मत मानिए कि हम लोगों की कोई खराब हार हुई है। चुनाव हार जाने का मतलब ये नहीं, कोई अपमानजनक हार नहीं हुई है। हम लोग पिछली तमाम हारों के मुकाबले देखा जाए तो हमने अच्छा प्रदर्शन किया है, हमें काफी जम के वोट मिला है वहां पर। खासतौर से जाट कम्युनिटी ने कांग्रेस को असाधारण समर्थन दिया था। तो आप देख सकते हैं ना हनुमान बेनीवाल से समझौता क्यों हुआ, कि उसमें जाट फैक्टर है, इसके हम लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो राजस्थान में भी टक्कर होगी। ये तो बड़ा अलार्मिंग है बीजेपी के लिए, अगर राजस्थान में भी टक्कर होगी। और जैसा मेरे पास इंफॉर्मेशन है, 4-5 सीटें अगर कांग्रेस निकाल लेती है, एक सीट की मार हो रही है तो राजस्थान में। अच्छा, कोई मतलब वसुंधरा राजे शांत बैठी होंगी इतनी बेइज्जती के बाद, इतने अपमान के बाद? वो कुछ नहीं कर रही होंगी, क्योंकि कई जगह से ऐसी खबर आई कि जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हो गए हैं, जो बीजेपी के अपने थे, वो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हो गए लोकसभा में, वो उनके पीछे कहीं ना कहीं वसुंधरा का हाथ है, वसुंधरा के आदमी है। तो ये निर्दलीय जो नहीं, खड़े आप जो बात कह रहे हैं, इस प्रकार की चर्चाएं हैं, मेरे कान में भी पड़ी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान के संदर्भ में आत्म छवि ये है कि वहां पर मोदी की शख्सियत के हिसाब से वोट मिलते हैं। किसी का अगर कोई भितरघात कर रहा है तो उसका वो बेअसर हो जाएगा, भितरघात उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और अभी अभी तो हमने चुनाव भी जीता है वहां। पिछली बार तो चुनाव हारने के बावजूद 25 सीटें जीत ली थी। पिछली बार तो भाजपा चुनाव हार गई थी, फिर भी 2019 में सारी सीटें जीत ली थी। तो इस बार भाजपा का मानना है इस बार तुम चुनाव जीते हैं, हमारी सरकार है, हमारे हारने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो अब देखने की बात यह है कि क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही वोट पड़ेगा, या स्थानीय परिस्थितियां भी वोटिंग पैटर्न को कुछ प्रभावित करेंगी। लेकिन समस्या ये है कि जो विधानसभा के चुनाव में जो गारंटियां दी गई थी, सिलेंडर 1 रुपए हो जाएगा, वो सब तो पूरी नहीं हो रही हैं। दूसरा, ओल्ड पेंशन का मुद्दा लोगों के सामने आ रहा है, ये सभी चीजें भी यही तो मैं कह रहा हूं कि जो स्थानीय परिस्थितियों की वजह से भाजपा सरकार के खिलाफ नाराजगी है, क्या वो नाराजगी बोलेगी वोटिंग में, या नरेंद्र मोदी की शख्सियत, उनका जो तथाकथित चमत्कारी व्यक्तित्व है या लोकप्रियता है, जिसने 2019 में काम किया था, वो करेगा। 2019 में पुलवामा वाला मसला था, इस बार पुलवामा वाला मसला नहीं है। इस बार भ्रष्टाचार, नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं। तो इस बार नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है मेरठ की सभा में, और एक दिन में 3-4-5 बार बोले हैं कि हम भ्रष्टाचार को ही मुद्दा बनाएंगे। आज भी कहीं बोले हैं वो कि अगली बार हम भ्रष्टाचार को और ज्यादा, अगली बार चुन के आएंगे तो और भी ज्यादा जोर से भ्रष्टाचार का सवाल उठाएंगे। जैसे भ्रष्टाचार का सवाल उठाते हैं लोग, अजीत पवार का मुद्दा उठा देते हैं, असम के मुख्यमंत्री उठा देते हैं, तो कहते हैं सारे भ्रष्टाचारी तो आप ही की वॉशिंग मशीन में आ गए थे गिर पड़कर, तो मुद्दा तो उल्टा पड़ जाता है। दूसरा, आपने एक जाट वोटरों की बात कही, तो अभी 2 दिन पहले का वीडियो वायरल हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए थे, जयंत चौधरी की लगभग बेइज्जती करी। जयंत चौधरी कोने पे खड़े रहे, जो हल था उसको छूने का भी मौका नहीं मिला, माला में जयंत चौधरी नहीं थे कहीं। क्या जाटों के गढ़ में आके प्रधानमंत्री जयंत चौधरी की इस तरह अवहेलना कर अपना भाषण देकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, क्या जाट वो खिलाड़ियों का अपमान भूल जाएंगे, जाट किसानों की मौत भूल जाएंगे? और ये फिर जाट तो हर जगह असर करते हैं, तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पहले की तरह कामयाबी मिल पाएगी? दूसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार किसी भी क्षत्रिय को टिकट नहीं दिया गया,
6-6, 7-7 एमपी ठाकुर हुआ करते थे। क्या लग रहा है था पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी कुछ गुल खिला सकता है? देखिए, आपने वो क्लिप देखा कि नहीं देखा कि जब उसमें भाजपा कार्यकर्ताओं और जयंत चौधरी के लोगों में जबरदस्त मारपीट हो रही है। मारपीट हो रही है। वो तो बहुत क्लिप चल रहा है। वो क्लिप, उस क्लिप को अगर एक नमूना माना जाए तो वो हम लोग कह सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि जयंत चौधरी का मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 ही पहलवान थे, एक उनकी पार्टी और दूसरी भारतीय जनता पार्टी, 2 पहलवान मिल गए, जब तीसरे का कुछ है नहीं, ऐसा वो सब जगह कहते हुए घूम रहे। मेरे सामने भी उन्होंने ये बात कही, जयंत चौधरी ने। लेकिन मैं ये मानता हूं कि चुनाव एक ऐसी चीज है जिसमें लोगों की महत्वाकांक्षा, चुनाव आते ही लोगों में तरह तरह की महत्वाकांक्षाएं पैदा हो जाती हैं जो चुनाव से पहले नहीं दिखाई पड़ती। व्यक्ति को खुद भी नहीं पता होता कि चुनाव आने के बाद वो क्या सोचने लगेगा। तो इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी सुविधाजनक नहीं है जितनी पिछले लोकसभा चुनाव में सुविधाजनक थी, इसमें कोई शक की बात नहीं। और जयंत चौधरी को भी हो सकता है कि कुछ 2 सीटें उन्हें मिली है ना, तो 2 सीटों पे देखिए वो, हाँ देखिए वो क्या उनका परिणाम रहता है, और वो उन 2 सीटों के अलावा अपने वोटों को अन्य सीटों पर भाजपा को कितना ट्रांसफर करवा पाते हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। अभी लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संजीव बालियान मंत्री हैं मोदी जी के यहाँ, उनकी गाड़ियों के सब शीशे वीशे तोड़ दिए। अतुल गर्ग गाजियाबाद के प्रत्याशी, उनसे मारपीट हो गई। तो भाजपा के प्रत्याशियों के संग ऐसा स्वागत कर रही है जनता अभी से, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर रही है, तो बालियान साहब देखिए, की तो गाजियाबाद का जो राजपूत मतदाता है वो बहुत नाराज है। गाजियाबाद में कितने कितने चुनावों से लगातार एक राजपूत ही एमपी होता आ रहा है। या राजनाथ सिंह भी एमपी रहे, 2 बार से जनरल वीके सिंह एमपी थे। वीके सिंह का टिकट क्यों काट दिया भाई, तर्क क्या है आपके पास? वीके सिंह का एक मंत्री के तौर पे उनका प्रदर्शन बुरा नहीं था, अच्छा प्रदर्शन था, मैं मानता हूं। जितने आदेश नरेंद्र मोदी ने दिए, इतनी जिम्मेदारियां दी, सारी जिम्मेदारियों को उन्होंने ठीक से निभाया। लेकिन उनका टिकट काट के बड़ा अपमानित किया गया है जनरल वीके सिंह को, इसलिए चुपचाप वो घर बैठे हुए हैं, वो बोल नहीं रहे हैं बिल्कुल। तो देखिए क्या स्थिति बनती है। आपने बिल्कुल ठीक जगह अपनी उंगली रखी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा आश्चर्य में डाल सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और यह हालात जो हैं वो भाजपा के लिए शुभ संकेत तो नहीं है। बहुत जी बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतनी बातचीत करी, विस्तार से राजीव समझाया, थैंक यू। जी। तो ये थे अभय दुबे जी, पूरा हाल देश का क्या है ये जाना। आप भी महसूस करेंगे कि चुनाव 2024 का इतना आसान नहीं है जितना भाजपा समझने की कोशिश कर रही है। आपकी राय क्या है बताइएगा जरूर, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।